वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पूरी कौम को बिलखसूस पंजाब को मुबारकबाद। 7वां AG चेंज हो चुका है और 5वां चीफ सेक्रेटरी चेंज हो चुका है। इस पर तो मैं आऊँगा बाद में। प्राइम मिनिस्टर की पिछले 3 साल की स्पीचेस जो है वो कभी कभी वर्ता हैरत में डाल देती हैं। समझ नहीं आती कि वो जो बात कर रहे हैं वो उसमें कोई तजाद है या हमारी सोच में कोई तजाद है। हमारी सोच में कोई तजाद होगा क्योंकि उनमें तजाद तो हो नहीं सकता, वो सिर्फ पावर में है। उन्होंने आज जो स्पीच की उसमें लग ये रहा है कि वो एक बेबस इंसान है, वो मुल्क के वज़ीर आज़म नहीं हैं। वो कब्ज़ा माफिया से लेकर उन तमाम लोगों के आगे बेबस हैं जिन्होंने इस मुल्क के अंदर आज भी कानून की बालादस्ती को नामुमकिन बनाया हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे कानून की बालादस्ती नहीं है इसलिए प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि तरक्की का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। या तो वो बेबस हैं प्राइम मिनिस्टर, वो प्राइम मिनिस्टर अपने आप को प्राइम मिनिस्टर समझ के ये खिताब ही नहीं किया, या फिर वो अगले 15-20 साल के लिए अवाम से मैंडेट चाह रहे हैं कि ये 3 साल में तो मसला ख़त्म नहीं होगा। जो कुछ भी है ये बड़ा कन्फ्यूजिंग है। ज़रा प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा ये आप सुन लीजिए। अगर आप एक लम्हे के लिए सोचिएगा ये प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं या ये प्राइम मिनिस्टर के अलावा कोई और शख्स कह रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, जो अपोजिशन में है या जो मुल्क की बेहतरी के लिए एक ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं। उसके बाद मैं प्रोग्राम में वापस आता हूँ। सुन लें पहले प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या। पॉलिटिक्स में तो मैं सिर्फ आया एक ही वजह से था, हमारा मुल्क क्यों पीछे रह जाए। हम देखते थे कि दुनिया आगे जा रही है और पाकिस्तान एक वक्त पे आगे जाते हुए पीछे आना शुरू हो गया। 60s में पाकिस्तान ये सारे खित्ते में एशिया में चौथे नंबर पे मुल्क था जिसको दुनिया देखती थी, तरक्की कर रहा था, डेवलपमेंट का मॉडल था। और पिछले 30 साल में मुल्क तो बड़ी तेजी से नीचे गया, हर चीज में दुनिया आगे निकल गई। एक वजह बताता हूं कि इसकी वजह क्या है। अगर आप बाकी सारे सिम्टम्स हैं एक चीज की ना होने की वजह से, रूल ऑफ लॉ। जो भी कौम आगे बढ़ती है कानून की हुक्मरानी होती है। जो भी बनाना रिपब्लिक्स होती है वो वसाइल की कमी से नहीं बनती। बनाना रिपब्लिक्स के अंदर कानून नहीं होता, ताकत की हुक्मरानी होती है। प्राइम मिनिस्टर ने जो मिसाल भी दी है पाकिस्तान की तरक्की की, वो उनके पूरे नज़रिए के से तजाद रखती है। एक तरफ वो कह रहे हैं कि जिस मुल्क में जब कानून की हुक्मरानी होती है तरक्की तब स्टार्ट, दूसरी तरफ वो मदा है जिस दौर हुकूमत के हुए अयूब खान का दौर। और अयूब खान के दौर में वो कह रहे सबसे ज़्यादा तरक्की हुई, पाकिस्तान आगे जा रहा था, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से लेकर रोज़गार से लेकर पाकिस्तान की इज्जत सबसे ऊपर थी। लेकिन पाकिस्तान में एक डिक्टेटर की हुकूमत थी, कानून की हुक्मरानी नहीं थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर आपका ये आर्गूमेंट मान लिया जाए कि कानून की हुक्मरानी जब होती है तभी इस मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की होती है, तो अयूब खान के दौर का आप रेफरेंस क्यों दे रहे हैं। या फिर इसका मतलब ये होगा कि अयूब खान, जो कि मैं समझता हूं कानून की हुक्मरानी थी या नहीं थी, ही वॉज फार ग्रेटर विजनरी लीडर देन आवर प्राइम मिनिस्टर करंट प्राइम मिनिस्टर जो है, क्योंकि इकोनॉमिक विजन, उनकी इंडस्ट्री को ग्रो करने की विजन, उनके चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात इतने एक्सेप्शनल थे कि अगरचे कानून की बालातरी नहीं थी पाकिस्तान में, कानून बालातर नहीं था उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान टॉप पे था। और आज प्राइम मिनिस्टर के दौर में एक इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो अपने आप को कहती है कानून के ताबे है, लेकिन उसके बावजूद जो तरक्की नहीं हो रही, वो आपको बता दूंगा किस तरह नहीं हो रही। प्राइम मिनिस्टर इतने बेबस भी नजर आए कि वो बता रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी इस मुल्क के अंदर इसलिए इन्वेस्टमेंट नहीं करते कि उनकी ज़मीनों पर कब्जा हो जाता है। अब ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से पूछना चाहिए कि आपकी पुलिस, आपकी इंतजामिया जो कब्जे के अंदर मुबैना तौर पर मुलविस होती है, उसके हवाले से आपने क्या किया है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर यहाँ ही बेबस नजर आ रहे, पता नहीं किससे कह रहे हैं कि ये सब कुछ किया जाए। जजेस से कह रहे हैं क्योंकि लोअर कोर्ट्स की अदालत का उन्होंने इफ्तिताह करना था, आज बड़ी अदालत बनाई है। तो जजेस का काम ये तो नहीं कब्जे छुड़ाएंगे, तो काम इंतजामिया का कब्जा हो ही ना। इतनी हैबत और रूल ऑफ लॉ की वो शायद तहरीक इंसाफ नहीं दे सकी। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर की बेबसी, इस हवाले से भी देख लीजिए। इंसाफ चाहिए होता है कमजोर को, ताकतवर चाहता नहीं है इंसाफ, वो ऊपर रहता है कानून के। कमजोर को प्रोटेक्शन चाहिए होती है ताकतवर से। आम आदमी को अगर आपने ऊपर उठाना है, उसको तालीम दे और उसको सेहत दे, उसको इंसाफ भी देना जरूरी होता है। रियासत मदीना में खुशहाली पहले नहीं आई थी, पहले इंसाफ आया था, फिर खुशहाली आई। मुल्क में डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट आती है तब आती है जब आपका जस्टिस सिस्टम प्रोटेक्शन देता है। ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अगर प्लॉट के ऊपर उनको कॉन्फिडेंस नहीं है कि एक सिंपल सी प्लॉट भी हम ले ले तो वो बच जाएगा, तो वो इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, वो फैक्ट्रियां क्यों लगाएं। हमारे रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट है। मुशर्रफ साहब के दौर में कानून की बालादस्ती नहीं थी, लेकिन मुशर्रफ साहब के 3 साल का कंपैरिजन मैंने किया है यहाँ इमरान खान साहब के पहले 3 साल से। मुशर्रफ साहब का दौर 1000 दर्जे बेहतर था इमरान खान साहब के दौर से, जिसमें वो कह रहे हैं कानून की बालादस्ती है, या तो वो है ही नहीं इस दौर में या फिर इनकी इकोनॉमिक विजन ही नहीं है। अगर आपको मैं दिखा सकूँ, मुशर्रफ साहब के पहले साल में GDP ग्रोथ 2004 में 7.70% थी, जबकि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट जिसमें कानून की बालादस्ती है बकौल प्राइम मिनिस्टर के, वो सिर्फ 2.8% थी। 2005 में मुशर्रफ दौर में जिसमें कानून की बालादस्ती नहीं थी 7.52% GDP था। इनके दौर में, इस वक्त के दौर में
0.47%। 2006 में मुशर्रफ साहब की GDP 5.56, इनका 3.94, इन्फ्लेशन उनके पहले साल में 3.29, इनका 6.8। महंगाई इमरान खान साहब के दौर में जिसमें कानून की बालादस्ती है। अगले साल मुशर्रफ साहब 2.91% सिर्फ इन्फ्लेशन था, इमरान खान साहब के दौर में 10.7 बढ़ गया। डॉलर मुशर्रफ साहब के दौर में 57, 58, 59 तक गया, इनके दौर में 154 से 120 से बेसिकली गया, 154, 168, 167। समझ नहीं आई ये आर्गूमेंट क्या है प्राइम मिनिस्टर ने दिया। लेकिन उस्मान डार साहब, उस्मा बुखारी साहिबा और सेनेटर परविशा खान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान डार साहब, कानून की हुक्मरानी या तो आपके पास अभी तक पैदा नहीं हो सकी, या फिर आपकी इकोनॉमिक विजन नहीं है, जो कि अयूब खान साहब और मुशर्रफ साहब के दौर में थी। वो आपसे बेहतर परफॉर्म करके, हालांकि उनकी कानून की हुक्मरानी नहीं थी जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं होगी तो तरक्की होगी। योर टेक ऑन इट। 7वां CM पंजाब चेंज हुआ है लगाया, और 5वां चीफ सेक्रेटरी। जी डार साहब, आपसे पूछ रहा हूं। जी, असल में लाइन ड्रॉप हो गई थी तो अब मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। देखिए, जहाँ तक पंजाब के अंदर तब्दीलियों की बात है, देखें ये एक इंतज़ामी चेंजेस हैं, और चाहे वजारतें हों। नहीं, मैंने ये कहा है डार साहब, शायद आप मेरी आवाज़ नहीं सुन सके, सॉरी। पहले मैंने ये कहा है कि कानून की हुक्मरानी प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं जिस दौर में होती है वहाँ पर तरक्की होती है। तो मुशर्रफ दौर और अयूब खान के दौर के इंडिकेटर्स मैंने दिखाए, वो आपसे बेहतर है जब कानून की हुक्मरानी नहीं थी। तो या तो आपकी कानून की हुक्मरानी ही नहीं अभी तक कायम हो सकी, या आपकी इकोनॉमिक विजन नहीं है। दोनों में से एक काम है क्या? तीसरी बात क्या है? देखें, अगर 60 की दहाई की बात कर रहे हैं तो उसमें वो तमाम अदवार की बात हो रही है। ये नहीं कि हम किसी स्पेसिफिक डिक्टेटर की बात कर रहे हैं, लेकिन आप अगर स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो वाकई जिन अदवार में डिक्टेटर्स रहे हैं उसमें चीज़ें बेहतर रही हैं। तो ये भी एक चीज़ की निशानदेही कर रहा है कि किन के पास हुकूमतें रही हैं। पीपल्स पार्टी थी या नून लीग थी ना, यही दो जमातें थी। मुशर्रफ के दौर को ले लें या अयूब खान के बाद के मुशर्रफ के दौर में ये पावर में नहीं थी, और अयूब खान के भी 11 साल में पावर में नहीं थी। डार साहब, किस चीज़ की पावर? मुशर्रफ साहब के 9 साल 10 साल दौर में भी पीपल्स पार्टी नून लीग पावर में नहीं थी, और अयूब खान साहब के 11 साल में भी पीपल्स पार्टी नून लीग नहीं थी। पीपल्स पार्टी तो बनी 67 में है। मैं यही कह रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि मुशर्रफ साहब के अदवार में चीजें बेहतर थी, ऐसे ही कह रहे हैं ना आप? जी, मैं ये कह रहा हूं, हालांकि कानून से पहले नहीं थी, उसके बाद में नहीं आई, तो उस नहीं, आपसे बेहतर थी, आपसे बेहतर ठीक है। लेकिन कानून की हुक्मरानी को मकसद देखे ना, अब हमें आप लेट्स बी फेयर, आप समझते हैं कि जो 72 सालों की एक मिसमैनेजमेंट थी तमाम चीज़ों में, अदारों में, हर चीज़ में, वो 3 साल में आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो के सामने आ जाए। हमें जिस तरह का पाकिस्तान मिला है, जिस तरह की स्ट्रगलिंग इकोनॉमी मिली है, जिस तरह के अदारे मिले हैं, तो उसी पे बात की जाएगी ना। अगर प्राइम मिनिस्टर ने कामयाब जवान प्रोग्राम है, वहाँ आज आपको कब अपॉइंट किया गया था कामयाब जवान प्रोग्राम में? किस साल में? मुझे जी आपको 2 साल 2 साल में अभी तक कितने सरबराह चेंज हुए कामयाब जवान प्रोग्राम के? देखिए, कोई सरबराह चेंज नहीं हुआ। सर, इसका मतलब ये है, मेरा सुन लेना डॉक्टर साहब, मेरी बात सुन ले। आपका इसका मतलब आप काम कर रहे हैं ना। ये जो 6 IG चेंज हुए हैं, तो क्या ये 6 के 6 IG फारिग थे या आपके CM पंजाब फारिग हैं? नहीं, देखिए, CM पंजाब क्यों फारग होंगे ना। CM पंजाब की परफॉर्मेंस पे तो मैंने कहा था सियालकोट पे शो कर लेते हैं। ज़िला सियालकोट एक 1936 अजला में से एक है, उस पे शो कर लेते हैं कि उस्मान बुज़दार ने क्या डिलीवर किया। उस्मान बुज़दार ने अगर आज 19 के करीब हॉस्पिटल पूरे पंजाब में जो बनने जा रहे हैं, उनमें से एक सियालकोट में बन रहा है। 21 के करीब यूनिवर्सिटियाँ आज पंजाब में बन रही हैं, उनमें से एक सियालकोट में बन रही है। 12 स्पेशल इकनॉमिक जोन बन रहे हैं आज पंजाब में, उनमें से एक सियालकोट में बन रहा है। 360 अरब का जो डिस्ट्रिक्ट पैकेज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने दिया है, 8 से 15 अरब रुपए का, वो उसमें से 15 अरब रुपए डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के लिए। तो मकसद इस पे एक लंबा प्रोग्राम कर सकते हैं। देखिए, आप उनके ऊपर परसेप्शन, वो मीडिया बेस नहीं है। 5वां चीफ सेक्रेटरी लगाया आपने 3 साल में। डॉक्टर साहब, मैं नहीं कर रहा, मैं ये बात कह रहा हूं कि 5वां चीफ सेक्रेटरी लगाया। आप कह रहे हैं डिस्ट्रिक्ट को ठीक कर दिया, हॉस्पिटल तो फंड लेके आपने हॉस्पिटल बना दिया। बात गवर्नेंस की हो रही है, बात ब्यूरोक्रेसी की हो रही है, बात डे टू डे बिजनेस की हो रही है। अगर आप 7 IG या 6 IG चेंज करके 7वां लगाएंगे 3 साल में, 5वां चीफ सेक्रेटरी लगाएंगे, तो इस पंजाब का सूबा कहां जा रहा है गवर्नेंस के हवाले से? देखिए, अगर आप इनका कंपैरिजन माजी के साथ करेंगे तो माजी के अंदर जिस तरह से लोग लगाए जाते थे, सियासी बुनियादों पे वो लगाए जाते थे और माली मामलात के लिए लगे रहते थे,
तो इसलिए 4-4 साल 5-5 साल अगर इस सूबे में चीफ सेक्रेटरी नहीं बदला गया तो फिर एक लंबी डिबेट हो जाएगी कि वो चीफ सेक्रेटरी साहब किस बुनियाद पे लगे रहते थे। यहाँ अगर 1.5 साल के बाद जवाद रफीक साहब अगर तब्दील हुए हैं तो उनकी जगह कामरान साहब आए हैं, मैं उनको भी जानता हूँ, वो भी अपनी तरफ से तो इंशाल्लाह ताला बेहतर ही काम करेंगे। अगर 1.5 साल की सर्विंग के बाद आप समझते हैं जी कि अगर बंदा चेंज हो गया तो कोई ज्यादती हो गया। डॉक्टर साहब आज आप ना आज नोट कर लें, आप नोट आज प्रोग्राम की तारीख में नोट कर लें, बुज़दार साहब इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर रहेंगे अगले 2 साल। ये आईजी और इसके बाद एक और आईजी और उसके बाद एक और आईजी चेंज होंगे, इसके बाद चीफ सेक्रेटरी भी, इसके बाद चेंज होंगे। ये सूबा चल नहीं सकता इस क़यादत के साथ, ये प्राइम मिनिस्टर ने रियलाइजिंग किया। लेकिन मैं आगे चलता हूँ, ये जो चेंजेस आ रही हैं उसबा बुखारी साहब, इसमें आपका ही बड़ा रोल है, क्योंकि टू बी फेयर टू डॉक्टर साहब गवर्नमेंट, वो कह रहे हैं कंटोनमेंट बोर्ड के जो इलेक्शन होने वाले हैं उसके अंदर उनको पता चला गवर्नमेंट को कि शायद ब्यूरोक्रेसी या ये जो पुलिस है ये आपकी मदद करती है, और इस चक्कर में पहले भी इतना उतार चढ़ाव हुआ है क्योंकि आप लोगों ने इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी को अपने रंग में रंगा हुआ है कि जिस आईजी को लगाते हैं वो चल नहीं पाता, क्योंकि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है आप लोगों के लिए, नून लीग के लिए। बहुत शुक्रिया कामरान, इनकी बेबसी पे मुझे बहुत रोना आना चाहिए लेकिन हंसी आई। जो है वो इतने ये बेबस हैं, 3 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं। वो जी अभी आप कंपैरिजन कर रहे थे और जो तकरीर दिखाई आपने वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म बेसिकली ज़हनी तौर पर एक मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर है और वो उसको वो ताकत, वो पावर, वो सब चाहिए, और उसके बाद भी बेड़ा गर्क तो यही करना है, IQ लेवल तो यही है ना। अब देखिए ना, अपनी जो नमल यूनिवर्सिटी है, शौकत खानम के लिए ये बंदा एक ढूंढ के लाते हैं कि जी वो उसको हमें बेहतर चलाना है तो उसके लिए बंदा ढूंढ के लाएं, और यहाँ पंजाब में कोई रहे ना रहे, बुज़दार तो रहेगा, और ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, चूंकि उनका नाम बहुत खास तो जगह से आया हुआ है, वो नहीं बदले जा सकते। चीफ सेक्रेटरियों का क्या है, गाजर मूली की तरह से निकाल के बाहर फेंको, और वो डिस्क्रेशन जो है ना, वो जो बार बार हमें बताते हैं सवाबदीद है। देखिए चीफ मिनिस्टर साहब की कि वो जिसको मर्जी रखे, जिसको सवाबदीद ना हो गई, टॉफ़ी हो गई उस्मान बुज़दार की, मुझे ये टॉफ़ी पसंद नहीं आई, मुझे फलानी दे दो, मुझे ये अच्छी नहीं लगती, वो दे दो। प्रॉब्लम इस वक्त बुज़दार साहब को ना, वो उनको शायद वो जब उनको बहुत लगता है ना कि मुझे शहबाज शरीफ बन के दिखाना चाहिए, तो फिर उनको ये वो लगता है कि इसको उड़ा दो, उसको कर दो। देखिए अभी जो यूनिवर्सिटियों की और इसकी बात की है, यूनिवर्सिटियों के बारे में तो मैंने कैटेगोरिकली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको साफ बताया था। 6 यूनिवर्सिटियाँ जो ये कहते हैं बन गई हैं वो हमारे कॉलेज थे, जिनको इन्होंने अपग्रेड किया और कह रहे हैं कि हमारी हमने 6 यूनिवर्सिटियाँ बना दी। यही हाल हॉस्पिटल्स का है। मैं उस्मान डार साहब से गुजारिश करती हूं कि मुझे सारे हॉस्पिटल तो छोड़ें, मुझे वो हॉस्पिटल बता दें जिसकी ईंट आपने रखी है और जो आप बनाने जा रहे हैं या जो 3 साल में बन गया है। जिसका जवाब है नहीं, झूठ बोलते हैं। इनका प्रॉब्लम यह है कि ये सिर्फ झूठ बोलकर, जिस तरह इन्होंने पार्टी चलाई है सोशल मीडिया के ऊपर, ये वैसे ही हुकूमत चलाना चाहते हैं। तो ये ऐसे होता नहीं है, हुकूमतें सोशल मीडिया पे नहीं चलती, हुकूमतें हकायक से जो है वो बरखिलाफ नहीं चलती। और अब ये छोड़ो, इमरान खान साहब बंदा बदलने से सिर्फ 2-3 दिन पहले निकाल के देखो स्टेटमेंट क्या कहते हैं। वो इनाम गनी साहब को भी उन्होंने जो है पिछले दौरे पे कहा कि नहीं नहीं आप बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वो जो पिछले थे उनके बारे में भी उन्होंने यही कहा। और जो उन्होंने प्लॉट की याद कराया, तो वाकई ये तो अपने बेनोई को गैर कानूनी तौर पर प्लॉट पे कब्जा दिलाने के लिए आईजी बदल देते हैं। इसका इतराफ उन्होंने खुद किया था, मैं नहीं कर रही। और जो फिर हाई कोर्ट में जाकर जो है कंटेम्प्ट मूव हुई उसके खिलाफ, वो किसी और का प्लॉट था जो इमरान खान साहब अपने बनोई को दिलाना चाहते थे। इमरान खान कब्जा माफिया के खिलाफ है, उन्होंने कब्जा माफिया से अरबों रुपए की जमीन छुड़वाई है पंजाब में। वो अरबों रुपए की ज़मीन जो है वो छुड़वाई नहीं है, वो अरबों रुपए की ज़मीन जो अपने सियासी मुखालफीन है उनको तो कोई ना कोई करके वो कर दी है और अपनों के अंदर बांटी है। मुझे ये बताइए, वॉल्टन की जो हमारा पुराना एयरपोर्ट है, उस पे हाई कोर्ट के स्टे के बावजूद 99 साल की लीज देने जा रहे हैं इमरान खान साहब। किस चक्कर में? जो अभी उन्होंने नथिया गली के अंदर जो है वो पूरी सिविल सोसाइटी भी, उसके ऊपर कोर्ट्स के जो है वो ऑब्जर्वेशन मौजूद हैं। नथिया गली में अपने एक फाइनेंसर को जो है वो सपोर्ट करने के लिए, उसका वहां पे होटल बनाने के लिए वो पहुंच गए। उनके पास जो है वो आपका पॉइंट क्या है? आपका पॉइंट क्या है? अच्छा चेंजेस आ रही है, एक नया बंदा, अच्छा बंदा मिल जाएगा फाइनली। टाइम नहीं था। देखिए मैं आपको साहब एक बात बताऊं, है इमरान खान कब्जा माफिया का सरबराह किस तरह हो सकते हैं? कब्जा माफिया का सरबराह है। अपनी सरबराही में महकमों के अंदर
जमीनों के ऊपर कब्जे कराता है, अपने एटीएम्स को जो है वो आगे देता है, और उनसे जो है वो क्या लेन देन होती है, ये तो इनके जाने के बाद इनकी फाइलें खुलेंगी तो आपको समझ में आएगा, चकरा जाएंगे आप। ये 72 साल का गंद हम पे ना डालें। 72 साल में जो है सिविल हुकूमतें कितनी रही और बाकी हुकूमतें कितनी रही, ये कम से कम ये 72 साल हम ही पे डाल देते हैं ला के, तो 72 साल का सारा गंद तो आपके साथ बैठा है। ये आपका पॉइंट आ गया, कर लिया करें। ये सारे जो वज़रा 6-6 7-7 साल के साथ बैठे हैं, ओ भाई ये चेंजेस लिए मैं समझाता हूं आपको। अब की दफा खबर ये आई थी 2 दिन पहले मीडिया में, उज़मा साहिबा और पलविशा साहिबा, इनको तो पता ही होगा, आप दोनों को बता रहा हूं कि बुज़दार साहब ने कहा अब पहली दफा आईजी और चीफ सेक्रेटरी मैं बदलूंगा। इससे पहले ये था कि वो ऊपर से चेंजेस आया करती थी। नहीं, ये बड़ी सीरियस बात बता रहा हूं आपको मैं, ये खबर रिपोर्ट हुई है। आज भी नहीं, आज भी उनकी मुलाकात असली वजीर आला पंजाब इमरान खान से हुई है, उसकी मुलाकात बुज़दार से हुई है। वो वहां बैठ के इंटरव्यू लिया, वहीं पे बैठ के उन्होंने उसको चलें, बहरहाल मैं आगे चलता हूं। एक और मसला भी है जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं पलविशा साहिबा के साथ। एक तो मैं लोगों को बता दूं कि प्राइम मिनिस्टर आज सही पाकिस्तान की मईशत का रोया जा रहा था। पाकिस्तान अब बांग्लादेश से भी गरीब है। GDP की नमू में 9% इजाफा जो है बांग्लादेश में हुआ गुज़िश्ता साल, और हमारी फ़ीकस आमदनी जो है उसके मुकाबले में बहुत नीचे आ चुकी है। उनकी फ़ीकस आमदनी 3,44,000 हो गई है, पाकिस्तान की फ़ीकस आमदनी 2,78,000 रुपये है। हम बांग्लादेश से भी नीचे है, और ये सब कुछ इमरान खान साहब के दौर में हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम बताऊँ क्या पलविशा साहिबा, उस प्रॉब्लम का हल आज प्राइम मिनिस्टर ने बताया। एक तो कानून की हुक्मरानी जहाँ पे ना हो, और ये मुझे समझ अब तक नहीं आया कि 3 साल में इनकी है या नहीं है तहरीक इंसाफ की। लेकिन एक और मसला भी था जो मुशर्रफ साहब ने काम दिखाया है। आप जैसों को जब दिया NRO, सुलवाइन जी जरा, उसके बाद ये मुल्क पीछे चला गया और अब मुश्किल है संभालना इसको। सुलवाइन जी, जनरल मुशर्रफ ने सबसे बड़ी जो जुल्म किया इस मुल्क पे, एक तो आइन तोड़ा, लेकिन जो सबसे बड़ा जुल्म किया NRO दे दिए ताकतवर को। पैसा तो जनरल मुशर्रफ का नहीं था, पैसा तो कौम को चोरी हुआ था। उसके पास तो राइट ही नहीं था कि उनको कह दी नहीं हमने आपको माफ कर दिया। भाई ये आइन तोड़ने से बड़ा जुर्म आप लोगों को NRO दिया है, इस वजह से ये मुल्क पीछे है जो हम डिस्कस कर रहे हैं इस वक्त पलविशा साहिबा, और ये पंजाब संभल नहीं रहा। देखिए कामरान शाहिद साहब, ये जो उस्मान डार साहब हैं बेचारा शरीफ आदमी है, वरना अभी अगर सदाकत अब्बासी होता वो आपको ये सारे आदाद शुमार जो आप बता रहे हैं इकॉनमी के, ये वो आपको इनका वो बना के ना गोला खिड़की से बाहर फेंक देता, और वो आपको बताते कि किस तरीके से ये मुल्क जो है दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहे हैं। बात दरअसल ये है जी कि देखें, ये जो अभी अगर आपका सवाल मुशर्रफ और उसके दिए हुए NRO पे है, तो चलें मैं इस बात पे इमरान खान साहब के साथ हूँ। बहुत बुरा हुआ जो हुआ, गो के फिर अदालतों में गया और अदालतों से फारिग हुए एक मुकदमा। लेकिन मुशर्रफ ने एक बहुत बड़ा जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, आइन तोड़ने से भी बड़ा जुर्म किया। तो फिर ऐसे है कि इस वक्त खान साहब मर्द मुजाहिद भी हैं, मदीना की रियासत भी है, उसको चलाते भी हैं, और कागज़ पे सिर्फ लकीरें खींच के नक्शाबाजी ना करें। ये मुशर्रफ को वापस लें, ये मुशर्रफ को लें ताकि कानून की बालादस्ती हो। है नहीं जी, लाए ना। हाँ, इतना बड़ा मुजरिम है, मैं तो साथ पॉइंट दिया मैंने, इसको घसीट कर अगली फ्लाइट में वापस लाया जाए और यहाँ आके इबरत का निशाना बनाया जाए। मैं आपको गारंटी देती हूँ, हमारे तो सारे लोग इधर हैं, भुट्टो ख़ानदान और जरदारी ख़ानदान इनके हवासों पे सवार हैं, तो वो तो इधर हैं। आप जब चाहेंगे, वो पहले भी आपने उनको जो है गिरफ्तार किया, अंदर रखा, उनकी बहन को भी रखा, आप जब चाहेंगे वो हंसते हंसते फिर गिरफ्तारी दे देंगे। लेकिन आप मर्द मुजाहिद बने ना, अब कदम आगे बढ़ाने का वक्त है। वो कहते हैं ना, मर्द मुजाहिद जाग ज़रा, वक्त शहादत आया, अब जागो, उसको लाओ, और बिल्कुल NRO बुरी जो है बुराइयों की जड़ है, इसको वापस लो। इसको सबसे पहले मुशर्रफ को सजा दो। भाई मुशर्रफ साहब की सजा के ऊपर इन्होंने जज को पागल करार दे दिया था इनके वजीर कानून ने। आप कैसी बातें कर रही हैं? आप क्या हो गया आज? आप पानी पिए भाई। मैं तो इमरान खान साहब के साथ दे रही हूँ, आपको ये भी पसंद नहीं आ रहा। मैं तो कह रही हूँ मुशर्रफ को वापस लाओ, उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है। इसी बात पर ले आओ कि उसने कानून की बालादस्ती का इतलाक उन पे नहीं होता। ये आप गलत कह रही हैं, हमारे हिसाब से आप बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। अच्छा चले, NRO तो वापस ले लेना, NRO ले लें, पहले तो जो खुद दिए वो ले लें, तरीन साहब से ले लें, अलीमा साहिबा से ले लें। लेकिन पलविशा साहिबा आप इस चीज को अप्रिशिएट तो करें। देखें पलविशा साहिबा, इस चीज को अप्रिशिएट करें कि पंजाब के अंदर पहली दफा बुज़दार साहब के कहने पे IG लगा है। पहली दफा बुज़दार साहब के कहने पे IG लगा है, चाहे 7वां लगा है, पहली दफा चीफ सेक्रेटरी लगा है। इसको तो अप्रिशिएट करें। अब वो आजाद है। अच्छा नहीं लगा। देखें कामरान शाहिद साहब, मैं फिर ये आपको दिखा दूंगी। जी, ये आपको याद है? बताएं। ये फिर आप मुझसे बुज़दार साहब की बात करेंगे
तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने आपके ये आप पहले भी शो बैटमैन में के कहा, साथ जो जिस दिन करती से हैं ना, गुलजार साहब आए हैं, he would mind it. बैटमैन जो है वो नौकरी से फारिग हो गए, इसलिए वो सही कहते हैं कि उन्होंने ये उस दिन से यहीं पड़ा हुआ है और इसीलिए रखा हुआ था कि जिस दिन आप गुलजार साहब की बात करें मैं आपको ये दिखा दूं कि ये अपना सर पीट रहा है कि कितना बड़ा सुपर हीरो पंजाब में आ गया। अब बात ये है कि ये अपने एनआरओ दिए वापस लें, ये गारंटी मैं आपको देती हूँ कि हमारी क़यादत यहाँ से नहीं भागेगी और हमारी क़यादत आपको गिरफ्तारी देगी। लेकिन सबसे पहले बुराई की जड़, जिसने आइन तोड़ने से भी बड़ा, आइन तोड़ने की सज़ा मौत है, उससे भी बड़ा गुनाह क्या हो सकता है आप मुझे बताइए। अगर और दूसरी बात, अगर इतना ही बुरा है मुशर्रफ, जो मैं मानती हूँ, तो फिर जो उसके पैरोकार, उसके हवारी और वो तमाम लोग जो उसके आला कार बने, जिनके ज़रिए उसने अपने शैतानी चरखे काटे पूरे 10 साल, तो वो तमाम तो आपके साथ बैठे हैं, उन्हीं के थ्रू एग्जीक्यूट हो रहा था ना सब कुछ, क्योंकि वो मिनिस्टर्स थे। अब ये वो मिनिस्टर्स थे और वो आप ये कहना चाह रही हैं कि वजीर कानून भी मुस्ताफ़ी हो जाए, स्पीकर पंजाब असेंबली मुस्ताफ़ी हो जाए, जो है मोहन सलाही भी। अब आप अजीब बातें करिए, उन्होंने गवर्नमेंट चलानी भाई, आगे जाना है भाई। मैं तो ये आपको, मैं तो उनके हक की, मैं तो उनके साथ हूँ, मैं तो जो वो कह रहे हैं उस पे उनका साथ दे रही हूँ कि मुशर्रफ को कल सुबह वापस लाओ, अगली फ्लाइट से पकड़ के। इदारे आपके पास हैं, कानून की मिनिस्ट्री आपके पास है, खुफिया इदारे आपके पास हैं, मैं पूछ लेता हूं, इंटरपोल को आप रोज खत लिख देते हैं किसी ना किसी के लिए, वही बात ये है, मुशर्रफ के लिए भी लिखते हैं। पॉइंट आ गया जी आपका, तमाम जो थीसिस है उनका उससे मुत्तफिक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी बुराई की डार साहब, आपने इनके चक्कर में नहीं आना, पलवशा साहिबा, रुतबा बुखारी साहिबा के चक्कर में चाह रहे हैं आपकी गवर्नमेंट को धचके देने। वैसे इन्होंने चैलेंज किया है कानून की बालादस्ती की खातिर, क्या मुशर्रफ साहब को वापस ला सकते हैं? ये ऐसा हो सकता है सर? मेरे मुंह में खाक। वैसे बेहतर होता है अगर मेरी बहन पलवशा अपनी इस विश लिस्ट में मियां नवाज शरीफ का नाम भी ऐड कर लेती, वो भी स्कॉन्डर हैं, इश्तेहारी हैं। बड़ी अच्छी बात की है पलवशा ने कि इनकी लीडरशिप नहीं भागी। बात तो सुन लेना मेरी बहन, सुन ले, दोनों ने बात की है तो बड़ी ठीक बात की है पलवशा ने, इनकी लीडरशिप नहीं भागी है इस मुल्क से, पॉलिटिकल लीडरशिप है, मैदान में खड़ी है। साथ वाली विंडो में उज़मा बुहारी बैठी है, इनको भी थोड़ा हलाएं जुलाएं, बुलाएं अपने लीडर को पाकिस्तान में वापस। वो तो भागे हुए हैं यहाँ से, भगोड़े हैं, इश्तेहारी हैं, रिकॉर्ड का हिस्सा है। दूसरी बात देखिए एनआरओ की किया आपने कामरान, जी मैंने नहीं की, प्राइम मिनिस्टर ने की है। नवाज शरीफ 10 साल का मुआहदा करके, देखे मैं उस पर खड़ा हूं ना, किसने एनआरओ लिया, मुआहदा करके, किसने मुआहदा किया था, किसने दिया, किसने किया? डिक्टेटर नहीं, तो आपने क्या किया? मियां नवाज शरीफ ने 10 साल का मुआहदा, कहते रहे कोई मुआहदा नहीं है, सुन ले जरा, कोई मुआहदा नहीं है, एनआरओ लेके निकल गए। फिर इन्हीं की पलवशा की लीडरशिप ने मुल्क में आने के लिए एनआरओ किया पीपल्स पार्टी के साथ, तो एनआरओ तो हुआ है ना। अगर एनआरओ लिया है तो उसको बर्दाश्त भी करें, उसको सुने भी, ये ना कि जी हमने एनआरओ नहीं लिया तो उसके बाद जो नतीजा है ठीक है, लेकिन देखें हम जितना मर्जी गला फाड़े टॉक शोज में, डॉक्टर साहब एक बात बताएं, नहीं कर रहा डॉक्टर साहब, वो छोड़े शरीफ आदमी, मेरी बात सवाल है, जिन्होंने आप जितने, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपसे बात हो रही है, आपका और मेरा टॉक टाइम चल रहा है, मैं ये कह रहा हूं कि जो जिस एनआरओ को और जिस कानून की बालादस्ती की प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं, आप में इतनी जुर्रत है आपकी हुकूमत में कि मुशर्रफ साहब को वापस ला सके? आई डोंट थिंक सो। सिंपल सी बात है। देखिए हम तो हर एक की कोशिश कर रहे हैं, हम तो हर एक की, अल्ताफ साहब भी हैं वहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन हैरिस पे 1 लाख प्रोग्राम कर लेंगे। अब स्कॉन्डर्स पे मैं तो ये चाहूंगा कामरान शायद एक प्रोग्राम रखें इश्तेहारियों के ऊपर, वो तमाम इश्तेहारी जो इस मुल्क से इलाज के बहाने भागे हुए हैं। पाकिस्तानियों कहते हैं कमर दर्द है, कोई कहता है मुझे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, बाहर इलाज कराने की अभी तक नहीं आए, वो फरिश्त पेश की जाए कौम के सामने, और फिर उसके ऊपर एक प्रोग्राम इश्तेहारियों पे होना चाहिए। इश्तेहारियों में इश्तेहारी कैसे गए हैं, ये कैसे भागे हैं, या क्या हुआ है? देखे अच्छा सुन ले, आगे आगे देखिए उस्मान बुज़दार की आप बात कर रहे हैं ना, इन दोनों बहनों को पाकिस्तानियों, कामरान शाहिद के कैमरामैन पूरी टीम के सियालकोट दावत देता हूं कि सियालकोट में उस्मान बुज़दार कौन से नए प्रोजेक्ट कर रहा है। ये ईंट कह रही है, इनको इमारतें दिखा देंगे वहां जो 3 साल में खड़ी की हैं, आ जाए हौसला करके हिलाक। इसीलिए तारीखी इबरतनाक शिकस्त हुई है सियालकोट P30 को पकड़े, और वहां तो कोई धुंध नहीं थी। तो आ जाओ भाई मेरे, मैंने तो बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स में कहा कि सियालकोट पे बैठ के प्रोग्राम करते हैं, मेरा जिला बाकी 35 पे जाएंगे। पॉइंट आ गया, लेकिन कहने का मतलब ये है डार साहब, बात ये पॉइंट आपका आ गया, लेकिन कहने का मतलब ये कि पंजाब सिर्फ सियालकोट नहीं, और वो PMLQ के इलेक्टेबल को लेके आपने जितवा दिया, परवेज इलाही भी उसमें नाराज हो गए, फिरदौस अहवान साहबा को पंजाब असेंबली आने दिया। ये कोई कामयाबी का इंडिकेटर, ओनली इंडिकेटर नहीं हो सकता।
बात ये हो रही है कामयाब जवान प्रोग्राम का, थोड़ा मैं लोगों को बता दूं कि ये नहीं कि इस गवर्नमेंट में सब कुछ बुरा हो रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम ने 14,275 नौजवानों में 18 अरब रुपए तकसीम किए। अब ये भी इसी हुकूमत ने किया है और इनका एक ही सरबराह चल रहा है, अभी डॉक्टर साहब ने बताया 2 साल से, उसको चेंज करने की जरूरत पेश नहीं आई। आपके सामने स्लाइड्स भी चल रही हैं। कामयाब जवान प्रोग्राम में मुल्क भर में 30,000 नौजवानों के लिए नौकरियां पैदा भी की, ऐसा प्रोग्राम बन गया है और सर्विस सेक्टर में 72% नौकरियां मिली हैं। तो ये एक बंदा उसको चला रहा है और मैं क्रेडिट देता हूँ, ये नहीं कि डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हुए हैं कि एब्सेंस में भी हम कहते हैं, लेकिन पंजाब जैसा सूबा जो है वो तबाह हो रहा है, बर्बाद हो रहा है। कोई ब्यूरोक्रेसी यहाँ जम के काम नहीं कर रही, कोई पुलिस यहाँ, और हमें करना पड़ता है फेज। अब पंजाब में आप देखें 6 माह में 6,954 खवातीन अगवा हुई हैं और आपसे अभी तक आईजी ही डिसाइड नहीं हो रहा 3 साल के अंदर कि आईजी किसको रखना है। पुलिस किसकी तरफ लॉयल्टी, पुलिस किसकी तरफ लीडरशिप के लिए देखे। ये इतना बड़ा इशू है जो डॉक्टर साहब के लिए, प्राइम मिनिस्टर के लिए इशू नहीं है। अगर पंजाब को अगर आप इतने नॉन इशू समझते हैं तो फिर इलेक्शन में तो मुझे नहीं पता आपके साथ क्या होने वाली है। मैं एक ब्रेक लूंगा। व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द शो। मेरे सामने हुकूमत के मावन ख़ुसूसी का ट्वीट है और वो डार साहब की बातों से सहमत होते हुए उन्होंने लिखा है कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ लंदन में भी टैक्स चोरी की तहकीकात। बरतानवी कानून के मुताबिक 45% टैक्स अदायगी लाजमी है, जबकि शरीफ ख़ानदान वहाँ सिर्फ 20% टैक्स अदा कर रहा है। बिल्कुल वालिद मोहतरम के नक्शे कदम चलते हुए 25% यानी तकरीबन 6 मिलियन पाउंड टैक्स चोरी। वारदात पुरानी, तरीका नया। उज़मा बुखारी साहिबा ये कह रहे हैं आप लोग इश्तिहारी हैं, इश्तिहारियों की जमात है, आपका लीडर इश्तिहारी हैं, आप किस मुंह से मॉरल क्रेडिबिलिटी से इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं बीइंग ऑपोजिशन? नहीं, वाकई हमारी तो कोई क्रेडिबिलिटी है ही नहीं। क्रेडिबिलिटी तो उस वज़ीर आज़म की है जो 300 कनाल के फेक एनओसी को जो है वो सिर्फ 12 लाख रुपए पे जो है वो रेगुलर करा लेता है। फिर अपने दोस्तों को जो है वो याद ही होगा, वो एक जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया जाता है और लिस्ट गोज ऑन। जहांगीर तरीन वो भी बड़ा ही आम गरीब आदमी था जिसको कानून के जो है वो उसको कानून की हुक्मरानी जिसके ऊपर कायम हुई। और फिर बार बार हमें बड़ा हौसला है हमारे अंदर। डार साहब, अब कितनी दफ़ा बताया है मैंने, ये जो कामरान है ना, ये हौसला नहीं करता, ये अकेला चला जाता है जो है वो पब्लिक के बीच में, और जब जाके जो है उनसे बात करता है तो फिर अवाम हौसला नहीं करती, और फिर अवाम हौसला ना करते हुए जो कुछ बोलती है वो बेचारे को जो है वो म्यूट कर करके और बीप कर करके सुनाना पड़ता है। तो ये कितना हौसला किसके अंदर है ये तो आप छोड़ दें। मुशर्रफ की भी हुकूमत नहीं चल रही थी और मुशर्रफ की मजबूरी थी कि नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा जाए। सो उसने बाहर भिजवाया ताकि वो यहाँ पर 10 साल की हुकूमत कर ले, और आपने भी खुद जो है बनफ्से नफीस मियाँ साहब को बाहर भिजवाया। सबसे ज़्यादा मुझे ये बताइए, बार बार एनआरओ की बात करते हैं, एनआरओ लेने वाला इनके मुताबिक बहुत बड़ा गुनहगार, तो जिसने एनआरओ दिया और फिर जिसके ऊपर गद्दारी के मुकदमे के ऊपर सजाए मौत हुई। मुशर्रफ को सबसे बड़ा हमारे इनको बता दें हौसले के साथ कि हमारे मुल्क में कानून के तहत सबसे बड़ा आर्टिकल 6 जो है वो बड़ा जो है वो जुर्म होता है और उसमें हौसले की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें कानून भी हौसला नहीं करता और वो फिर सजाए मौत दे देता है। सो इसी तरह उनको सजाए मौत हुई, लेकिन उस जब सजाए मौत हुई ज़रा इनको निकाल के दिखाइए, इनके वज़ीर कानून ने, इनके बाकी वज़रा ने 4-5 ने बैठ कर जो है वो मुशर्रफ के हक में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मोहतरम जज को पागल कहा था, मुझे क्यों याद करा के आप गुस्सा दिला रही हैं? पागल डिक्लेयर किया, पागल डिक्लेयर किया, फिर वो बेचारे उनको कोरोना हुआ और कोरोना होने के बाद अरशद मलिक की तरह वो बेचारे भी जो दुनिया से चले गए। सो इसलिए ये कितनी इनको ये बता देना कितनी कोशिशें करें, बड़ी कोशिशें कर रहे हैं। मुझे कोई एक कोशिश बता दें जो आपने की है मुशर्रफ को वापस लाने के लिए, और आप जो है वो आप चूंकि सबके तर्जमान हैं, खुदाई तर्जमान, तो ये बता दें जो मुशर्रफ साहब के अकाउंट में अरबों डॉलर आए थे और वो किस किस ने कहाँ कहाँ भेजे थे, उनकी तनख्वाह कितनी थी, उनका लाइफस्टाइल क्या है, और पिज़्ज़े की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रही। अभी तो पिज़्ज़े का भी हमें हिसाब किताब लेना है कि भाई वो पिज़्ज़ा जो है वो बेचते बेचते अरबपति कैसे हो जाता है बंदा। तो ये बातें जो है ना सारी, ये कानून की हुक्मरानी हमें ना सिखाएं। इनके लिए वो कानून है जो सल्तनत इमरानिया नवाज शरीफ साहब को वापस लेके आए ना, उसके माफियाज को, उसके कब्जा ग्रुपों को सब कुछ करने की आज़ादी है। इस मुल्क को ये बेच के खा जाएंगे। हमारी बनाई हुई जो है वो मोटरवेज को ये गिरवी रख रहे हैं, हमारे बनाए हुए एसेट्स को ये गिरवी रख रहे हैं, अपने दोस्तों को जो है वो पीटीडीसी के 35 होटल बंद करा के अपने जो है वो दोस्त के लिए नथिया गली में जाके वहां पर खुद इनॉग्रेशन करना उसके होटल की, इसको क्या कहते हैं? इसको आप क्या कहेंगे? कहाँ है नदीम बाबर? क्यों नहीं लाते? उसको बताते, हमें पूछ के बताते कि उसने हमारा अरबों रुपया खाया है। कहाँ है जहांगीर तरीन? कहाँ गया उसके चीनी चोरी के पैसे? वो क्यों नहीं देते हमें वापस? चीनी क्यों नहीं लाते हो 55 रुपए के ऊपर? आटे की कीमत में 27 रुपए इजाफा हुआ है। शर्म से डूब मरना चाहिए आपको, हाँ, आवाम में जाने की बात करने से पहले।
क्या आवाम को जाके बताएंगे कि आप जो है वो उस्मा साहब, आपका पॉइंट आ गया, उगती है वहां पर जो है आम आदमी को गंदम नहीं आपका मिलती। पॉइंट आ गया। आपने एक बड़ा अहम पॉइंट दिया कि नवाज शरीफ साहब को भी इन्होंने भेजा है। परवेश खान साहिबा, आपको पता है ना मुशर्रफ साहब आएंगे और ना मेरा ख्याल से नवाज शरीफ साहब आएंगे, अपनी मर्जी से आएंगे जब भी आएंगे। इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी बिल्कुल आएंगे, नहीं ऐसे अपनी मर्जी से आएंगे। मैं कह रहा हूं अपनी मर्जी से आएंगे। इन्होंने उस्मा साहिबा, मुशर्रफ ने भेजा, हर तरह की हुज्जत करने के बाद मुशर्रफ ने भेजा, वो आए, उनको दोबारा उनका पॉइंट आ गया आपका पॉइंट आ गया। वक्त बड़ा कम है। परवेश साहिबा, कानून की हुक्मरानी किस तरह होगी इस मुल्क के अंदर? देखिए, बात यह है कि मुशर्रफ को ले आएँ तो फिर मियाँ साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो तशरीफ़ ले आएँ खुद, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी बुराई को तो लाएँ जो बुराइयों की जड़ है बकौल इनकी। इनको कामरान शाहिद साहब, आप 100 साल भी वज़ीर आज़म साहब को हुकूमत दे दें, मज़ीद 100 साल, तो वो उसके आखिरी दिन भी यही तकरीर करेंगे जो उन्होंने कंटेनर पे पहले दिन की, और आज तीसरा साल जो है वो हो चला है। तो उस आज जो तकरीर की ये आप इन्हें 100 साल की हुकूमत दें, इस तकरीर में ज़ेर ज़बर का फ़र्क नहीं होगा। वो तमाम कमीशन जो कर्ज़ों पे बनाए, वो तमाम गिरफ्तारियां जो मेरे ख्याल में अपोजिशन में तमाम लीडरों ने दी, उनको अंदर बंद किया, उनके पंखे बंद किए, उनके एसी बंद करवाए। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि अगर उस तमाम चीज़ के बावजूद, सारे इदारे हाथ में होने के बावजूद किसी पे कुछ साबित नहीं हुआ, तो गुनहगार कौन है? और फिर ये किस बात का रोना है जो आज तक रोते हैं? दूसरी बात कि जो वज़ीर आज़म, मुझे आज तक समझ नहीं, ये चीन गए, अपने मुल्क में इन्होंने कहा बड़ी करप्शन है, यहाँ कोई आए ये उनको सबसे पहले बताते हैं कि इस मुल्क में कितनी करप्शन है। ये जहाँ जाएं, ये अपने मुल्क, अमेरिका गए, वहाँ फॉक्स न्यूज़ को इंटरव्यू दिया, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ बात की, वहाँ कहीं बैठकर किसी थिंक टैंक में बात की, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ और इदारों के ख़िलाफ़। जो वज़ीर आज़म ख़ुद ये कहे कि पाकिस्तान को किस तरह बनाना रिपब्लिक बनाया जा रहा है और ताकतवर को जो है वो ताकतवर की हुक्मरानी है, जो ख़ुद कहे कि वो बेबस है, जो अपने आप को सिलेक्टेड कहने पर गुस्से में आए, सीख पा हो, लेकिन तारीफ़ डिक्टेटरों की करे और उनके गुण गाता ना थके, उसको आप क्या कहेंगे? जो आपको ये बताए आपके बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को यहाँ कुछ ख़रीदोगे तो तुम्हारे प्लॉटों पे कब्ज़ा होगा, जो ख़ुद कहे कि आप अपनी मुल्क की हुकूमत, अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश करें, अपने मुल्क के अवाम के ख़िलाफ़ चार्जशीट पेश करें, मुझे बताएं उसे कोई क्यों टैक्स दे? राइट, उसे कोई क्यों टैक्स? ये आपका पॉइंट आ गया। उसकी बातें क्यों माने? क्योंकि मेरा फास्ट चल रहा है। डॉक्टर साहब, सवाल में बड़ा वजन है परवेश साहबा के। मेरे प्रोग्राम का शुरू भी इसी पे था, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पे, कि इतनी बेबसी, हर एक के आगे इतनी बेबसी उनकी क्यों है? आखिर कोई बेबसी नहीं है। देखिए, प्राइम मिनिस्टर को हमने तो कभी बेबसी में नहीं देखा, फिर बात दूसरी तो निकलेगी। लेकिन बड़ा अच्छा हुआ है, आपका आधा शो आज परवेज़ मुशर्रफ पे हुआ है, उस परवेज़ मुशर्रफ पे हुआ है जिसको पलवशा की जमात ने प्रेसिडेंट हाउस से गार्ड ऑफ ऑनर दे के भेजा था, उस परवेज़ मुशर्रफ पे हुआ है जिसको नवाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर दे के इस मुल्क से भेजा था। और ये दोनों जमातें, दोनों में माना परवेज़ मुशर्रफ के पीछे छुप रहे हैं बैठ के। नवाज शरीफ साहब को आपने गार्ड ऑफ ऑनर देके भेजा, प्रेसिडेंसी देने वाले। सुने जरा, सुने, अब दूसरा उस्मा बीबी सुन लेना यार, मैं तो मोश था ना, सुनो हौसले से, सुनो ना। और पाकिस्तानियों इनका यही मसला है, बोल पड़ते हैं। अब मैं, उस्मा बुहारी साहिबा ने कहा जी कि हमने नवाज शरीफ साहब को भेजा और मुल्क चल नहीं था रहा। पाकिस्तानी और कामरान शाहिद के प्रोग्राम में मैं इन्हें कह रहा हूँ हाथ जोड़ के, कल ही मियाँ साहब ਨੂੰ बुलाओ, वापस बुलाओ मियाँ साहब को, कोई खौफ नहीं है मियाँ नवाज शरीफ से। अखलाक की जरूरत का मुजाहरा करें मियाँ साहब भी। अगर इंग्लैंड में आपका बड़ा ये प्रोग्राम देखा जाता है, वास्ते कत्ल होना से कोई हुआ है, कुछ हुआ है मरियम नवाज को, कुछ हुआ है आपके चाचा शहबाज शरीफ को, किसी को कुछ हुआ है? इस मुल्क में सारे तकरीरें कर रहे हैं, जलसे कर रहे हैं, किसी का जान को खतरा है, मियां साहब की जेल में कत्ल हो जाएगा, आपकी जेल में जान का खतरा है। दूसरा ये और अब ये कब्जे की बात कर रहे हैं। इसी उस्मान बुज़दार ने पंजाब में से 1,55,000 एकड़, तकरीबन 350 अरब रुपए की जमीनें आम आदमी गरीबियों की वाह गुजार कराई हैं। आप बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कब्जे कैसे करवाए जाते रहे हैं इस माजी में। इस पे भी प्रोग्राम कर लेते हैं। इन दोनों को पूरा रिकॉर्ड कितने कब्जे छुड़ाए हैं हमने। उस्मा बुखारी साहब, मैं तो नहीं बोलता, मेरी बारी है। अगर प्राइम मिनिस्टर ने अगर स्पीडी जस्टिस की बात की है तो कामरान इसलिए किया कि जब कब्जे के केसेस अदालतों में चले जाते हैं तो सालों लगे रहते हैं।
आज पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल पे सबसे मेरा ज्यादा सवाल ये है कि कब्जा होता ही क्यों है? कब्जों की है। जब रूल ऑफ लॉ की हैबत है तो कब्जा नहीं होगा। बिनोई के उस्मा प्लॉट के बुखारी लिए साहिबा, किसी के प्लॉट पे कब्जा क्यों करा रहा था, ये बताओ, कब्जा- जिसके लिए आईजी बदला। देखें ये सवाल कामरान, तो बता दो ना मुझे पूछ के। चले बताएं जी, वजीर आज़म आईजी ने वाला बिनोई वाकया के बताएं। प्लॉट जो उसका प्लॉट नहीं IG तो नहीं था, था, CCP किसी था के प्लॉट पे कब्जा करने के लिए आईजी क्यों बदला? एसएचओ था मेरे ख्याल से। क्यों बदला? सुन तो लो ना आईजी भी बाबा, बदला, और सुन लो, आईजी ये भी उछलना बदला, शुरू हो CCP जाते को लाए थे। डर साहब, उछलना डर साहब। शुरू हो जाते हैं जवाब दें तो। डार साहब है कामरान जी सर। ये अपोजिशन उछलना शुरू हो जाती है जब हम जवाब देने पे आते हैं। हम तो सुनते हैं जब ये बोल रहे होते हैं, हम तो नहीं बीच में बोलते हैं। तो हौसले से सुने ना। मैं तो इनको कह रहा हूँ किसी और टॉक शो में कर लेंगे कब्जों के ऊपर और निकलेंगे नून लीग वाले पंजाब में। ये भी क्लेम कर रहा हूँ, इन्हीं के MNA, इन्हीं के वो वजीर जिन्होंने असल आकर कब्जे किए, गरीबों की जमीनें हड़पी और आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो जमीनें वापस लौटा रहा है। भाईजान बात ये है, प्रोग्राम रख लेते हैं। मैं आपके इस प्रोग्राम को लुबे लबाब ये निकला कि क्राइम शो करते हैं, नेक्स्ट टाइम आप करें इश्तिहारियों में भी प्रोग्राम कर लें, कब्जा माफिया में भी प्रोग्राम कर लें, लेकिन बुजदार साहब पे प्रोग्राम ना करें। और मैं आज आपको दोबारा बताते हुए जा रहा हूँ इस ब्रेक में जब जा रहा हूँ कि यहाँ पे भी 2-3 IG और चेंज होने हैं, लेकिन पंजाब की गवर्नेंस संभली नहीं। एक ब्रेक लूंगा। भाई लुबे लुबाब ये है कि तारीख इस दौर को इमरान खान साहब के दौर से अगर मंसूब करेगी भी तो आज की तारीख ये है कि पाकिस्तान इस वक्त बांग्लादेश से भी ज़्यादा गरीब है, कानून की हुक्मरानी नहीं है तब भी इमरान खान साहब जवाब दें, कब्जा माफिया फाल है तब भी वो जवाब दें, गुर्बत है तब भी वो जवाब दें। अब ये नहीं हो सकता कि सारा इनके ऊपर ही चढ़ता रहे कि जी ये इन सब ने किया था और ये 30 साल का गंद साफ कर रहे हैं। आपको 3 साल हो गए, आपने क्या किया, आवाम ये पूछेगी 2 साल बाद। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त।